वेरी गुड। एक तो अपन ने पढ़ लिया था क्यू बी साइन थीटा और एक पढ़ लिया था आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो 2 मिनट रुके बस, तुम्हारे भाइयों को भी मैं लाइन में ले लूं। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन लोगों को ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है क्या? और ये ऑफलाइन लोगों को बराबर आ रहा है? हम्म, साक्षात्कार। बहुत ही सुंदर। चले सुने प्लीज। हम लोगों ने एफएम के बारे में 2 टॉपिक क्लोज कर लिए हैं। पहला था क्यूवीबी साइन थीटा, दैट इज ओवर। दूसरा था आईएलबी साइन थीटा, दैट इज आल्सो खत्म। वो भी हो गया खत्म, हमने कर लिया है। शुरू करने जा रहे हैं 2 पैरेलल तारों के बीच में जो एफएम लगेगा उसके बारे में शुरू करें। हेडिंग बनाए, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, ये शुरू करने जा रहे हैं। केस समझें पहले तो। इसे मान लीजिए ये 2 पैरेलल वायर का एक सेट लेता हूं, I1 I2, और मान लीजिए दूरियां हैं D। एक और सेट ले रहा हूं, I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में है और दूरियां वापस से कितनी है? D दूरी। हो गया? यस। मैंने पैरेलल वायर के 2 सेट लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। इस सेट में दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है और इस सेट में दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। दूरियां कितनी चल रही है? D चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये दोनों वायर भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए कि फोर्स लगेगा क्यों। आपने नोटिस किया, मैं तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिर दिमाग में आता है बोले फोर्स लगेगा क्यों। फोर्स क्यों लगेगा उस पर विचार करते हैं। उस सेट को भूल जाओ, इसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं वायर वन अपना कोई माहौल बी वन बनाता होगा और वायर टू भी अपना माहौल बी टू बनाता होगा। बी वन की वजह से खुद वायर वन को फोर्स नहीं लगेगा, बी वन की वजह से वायर टू को फोर्स लगेगा और बी टू की वजह से वायर वन को फोर्स लगेगा। हमने हमेशा सीखा है कि कोई भी मेंबर में फोर्स खुद की वजह से नहीं लगता, दूसरों की वजह से लगता है। सो मेक श्योर बी वन बी टू 2 माहौल यहाँ बन रहे हैं। बी वन की वजह से वायर टू को फोर्स लगेगा और बी टू की वजह से वायर वन को फोर्स लगेगा। तो बताइए हमें बाहर से फील्ड अप्लाई करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। ये दोनों ही पर एक दूसरे के फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा। यस। अब आ जाओ डायरेक्शन पकड़ते हैं। राइट हैंड चला के बता दें जरा, इसकी वजह से यहाँ जो बी पहुंचेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस। और इसकी वजह से यहाँ जो बी टू पहुंचेगा डॉट। इसकी वजह से यहाँ बी वन पहुंचेगा क्रॉस। इसकी वजह से यहाँ बी टू पहुंचेगा क्रॉस। पता लग रहा है सबको? चलिए, हर तार के यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई है, करंट आपको दिख रहा है, एफएम की डायरेक्शन ला सकते हैं। चलो हाथ लगाओ फटाफट से। इस पे एफएम बोलिए, इस तार पे एफएम, लेफ्ट राइट अप डाउन समथिंग टेढ़ा। वेरी गुड, हिसाब लगाएं जल्दी से। लेफ्ट लग रहा है, इस पे बोलिए राइट, इस पे बोलिए राइट, इस पे बोलिए। ये हो जाएगा। तो अपन राइट हैंड घुमा के हिसाब कर लेंगे तो ये आ जाता है। तो पहले बी की डायरेक्शंस निकाल ली, फिर बाद में एफएम की डायरेक्शन निकाल ली। सीखने सिखाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। आज के बाद रट सकते हैं, सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन करंट रिपल्शन। ठीक है, आज का इतना हिसाब मत लगाइए। जब भी पैरेलल तारों का मामला आएगा तो बस ये देखना कि सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो रिपल्शन। झांकी बनाए। कंफ्यूजन है पूछ लो ना, मैं दोबारा समझा दूंगा। मैंने डरने की जरूरत नहीं, कुछ बात है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ है डाउट पूछ लो। किसी को भी मेरे से डरने की जरूरत नहीं भाई, है ना? हाँ, मेरे से क्या डरना, मैं तो मास्टर हूँ। कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन करंट क्या निकला? रिपल्शन।
तो नेचर तय हो गई है। ऑब्वियसली जब आप सवाल करेंगे तो फॉर्मूला चाहिए होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला है F/L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD। डायरेक्शन फिर से एक्सप्लेन करना है। इस तार की वजह से यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रॉस। इस तार की वजह से जो बी बनेगा वो कैसा बनेगा, डॉट बनेगा। इस करंट की वजह से यहाँ जो B1 बनेगा वो कैसा होगा, क्रॉस। और इसकी वजह से यहाँ जो B2 बनेगा, क्रॉस। उसके बाद बी की डायरेक्शन आने के बाद अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालनी तो क्या करना पड़ेगा जी, इसके बारे में फोर्स, ये P हो गया, करंट यू हो गया, तो ऑब्वियसली कहाँ पे फोर्स लग रहा है, राइटवर्ड। इसके मामले में बी यू हो गया, करंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो फोर्स कहाँ बनेगा, लेफ्टवर्ड। इसके सॉरी ये बी यू है, करंट यू है तो लेफ्टवर्ड, और यहाँ पर भी बन जाएगा। तो बड़े आसानी से राइट हैंड लगा के हम डायरेक्शन ला सकते हैं। और आपको आज का इतना कष्ट करना ही नहीं है, आप तो इजी खेलो ना। सेम डायरेक्शन करंट बोलते ही अट्रैक्शन, अपोजिट बोलते ही रिपल्शन। आज का ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे जाने वाला है। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जानकारी इतनी है, इन्फॉर्मेशन इतनी है, अब हम लोग खेलेंगे। सब लोग खेलने आ जाए। सवाल शुरू करने के लिए एक बात मैं फाइनलाइज कर दूं और अच्छे से, नेचर वगैरह समझ में आ गया। अच्छा एक बात बता दूं, मैं जो फॉर्मूला लेके घूम रहे हैं ना हम लोग, ये फॉर्मूला भी उससे बना है, ILB sin थीटा से। यस, तो यूं समझो, ज्यादा अच्छा समझो, करंट कैरिंग वायर पे जब भी आपको फोर्स निकालना होता था तो आप फॉर्मूला लगाते थे ILB sin थीटा। लेकिन बच्चे, अगर दो पैरेलल तारों का मामला हो तो उस पे जाने के बजाय इस पे चले जाना। दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स निकालना हो तो इस पे चले जाना। वास्तव में ये फॉर्मूला भी ILB sin थीटा से बना है। तो पैरेलल वायर हो तो इस पे चले जाना, और पैरेलल वायर ना हो तो फिर इस पे जाना कि नहीं जाना। फिर कहाँ जाना, क्या बेसिक पे जाना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला यानी कि ILB sin थीटा पे जाना। फिर सुन लीजिए, पैरेलल तार हो तो इस पे चले जाइए, पैरेलल तार ना हो तो कहाँ चले जाइए, ILB sin थीटा पे चले जाइए। अभी सवालों में मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जब आप ये फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो जो चीजें आपको चाहिए सब मैं दे दूंगा। क्या चाहिए होगा आपको, करंट चाहिए, करंट्स मैं दे दूंगा। दूरियां चाहिए, वो मैं दे दूंगा। आप इसको सोल्व करके लाएंगे। मेक श्योर दिस नॉट फोर्स, फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर आपको फोर्स ही चाहिए तो मैं आपको तार की लेंथ दे दूंगा, तो आप तार की लेंथ से मल्टीप्लाई करके फिर मुझे क्या टोटल फोर्स बता पाएंगे क्या। इस तरह से आपने काम करना पड़ेगा। अपने मेडिकल में कई बार एकदम फर्जी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अपने मेडिकल एग्जाम में एक बार तो यही क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ लिया। क्या बोला, दो तार I1 I2 डिस्टेंस वाज D, बोले फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, क्या फॉर्मूला पूछ लिया। एक बार ये पूछा कि दोनों तारों में सेम करंट I और I चल रहा है, सेपरेशन वाज B, B फॉर बॉय, कौन, सेपरेशन वाज B। बोला कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, क्या म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2πB। करंट दोनों में I और I था तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2πB हो जाएगा। मेरे ख्याल से भी फॉर्मूला ही पूछ लिया। तो ऐसा ऐसा कभी कभी आ जाता है, चले कोई बात नहीं, लिखें। बच्चे मान लीजिए तीन पैरेलल वायर है, एक तार, दो तार, तीन तार, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, दूरियां 2 सेंटीमीटर एंड दूरियां 2 सेंटीमीटर। तीन वायर है, सबका डिटेल आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिख दें, फाइंड फोर्स ऑन वायर 2, फाइंड फोर्स ऑन वायर 2 if its length is 10 मीटर, if its length is 10 मीटर। आ जाओ, वायर 2 पे फोर्स निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वायर पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता, तो बाकी लोग छोड़ेंगे कि मारेंगे, मारेंगे। अगर मेरे सवाल में तीन वायर है तो किसी भी एक वायर पर साइमल्टेनियसली दो फोर्स लग रहे होंगे। अगर मेरे सवाल में 5 तार हैं तो किसी भी एक तार पर साइमल्टेनियसली 4 फोर्स लग रहे होंगे, और 10 तार हैं तो 9 फोर्स लग रहे हैं। यूं समझो ना, खुद को फोर्स नहीं लगा सकते, बाकी लोग छोड़ेंगे कि मारेंगे, मारेंगे। आ जाओ, इसे फोर्स स्टडी करना है। बोलिए, 1 वाला इस 2 वाले को बुलाएगा कि भगाएगा, बुलाएगा। टू पर 1 की वजह से अट्रैक्शन। और हाँ, 3 वाला भी इस 2 वाले को क्या बुलाएगा, अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, तो बुलाएगा नहीं इधर। तो 2 पर 1 से लगने वाला फोर्स इधर है, 2 पर 3 से लगने वाला फोर्स इधर है, तो आप समझ गए होंगे
मुझे दोनों की फोर्स की वैल्यू तैयार कर लेनी चाहिए और क्या डिफरेंस कर लेंगे फिर ये प्लान तैयार हो गया। ठीक है, ये समझ में आता है, ये आ जाओ। वैल्यू बनाने जा रहा हूँ 2 1 के बीच में, मुझे गाइड करें वैल्यू बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लूं। बेसिक फॉर्मूला ILB साइन थीटा लेना है कि पैरेलल वायर वाला, ये रहा फॉर्मूला। चलो वैल्यू डालते हैं ना। म्यू नॉट इज 4 पाई 10⁻⁷ करंट क्या 2 4 2 पाई दूरियां 2 सेंटीमीटर ये हो गया, इनटू लेंथ ऑफ वायर कितनी है 10। देखो ना ये आ रहा है आपका 8 × 10⁻⁴ न्यूटन, ये मेरा आंसर। 2 पर 3 की वजह से फोर्स निकालने जा रहे हैं, वाई 2 पर 3 की वजह से फोर्स। 2 और 3 के सब डिटेल आपको दिख ही रहे हैं, अब वो सारी फोर्स निकालने जा रहे हैं। हाँ जी, 2 पर 3 की वजह से फोर्स, वापस से म्यू नॉट लिख दिया है। करंट इस बार 2 4 या 4 6, 4 6 2 पाई दूरियां इस बार भी 2 सेंटीमीटर है वो लिख दिया है। और हाँ तार की लेंथ आज भी कितनी है 10 मीटर लिख दिया मैंने। चलो मैनेज करो, 24 × 10⁻⁴ न्यूटन यह है। वो सिंपल कैलकुलेशन है, तुम्हारे दोनों फोर्स मैंने निकाल लिए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा के नाम पे क्या डिफरेंस कर लें। 2 पर नेट फोर्स आया है 16 × 10⁻⁴ न्यूटन। अब जब भी बुक्स में या एग्जाम में आप इस तरह के सवाल देखेंगे ना, तो ये आंसर भी 2 बार लिखा होगा। एक बार लिखा होगा ये फोर्स टूवर्ड्स वायर 1, ये फोर्स टूवर्ड वायर 3। टूवर्ड्स वायर 1 या 3, खुद देख लो ना कौन ज्यादा है, खुद देख लो, क्या टूवर्ड्स 3 आ रहा है क्या, लिख देना टूवर्ड्स 3, टूवर्ड्स वायर 3। ये तो आया इसका आंसर। अब जरा कुछ बातचीत करते हैं। हो गया, मुझे बताइए, आगे आंसर आ गया सबका। मुझे बताइए अगर मैं कहूं कि y2 को फ्री टू मूव कर दिया जाए तो इधर बैठेगा, एक की तरफ जाएगा, 3 की तरफ जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है उधर जाएगा, 1 की तरफ लगता तो शायद 1 की तरफ जाता। फिलहाल अभी क्या बोला आपने, 3 की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही कहा। अगर सिर्फ यही जानना हो कि कहाँ जाएगा तो ऐसे में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट मत करें, कॉमन सेंस से सिर्फ ये देखें कि किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। कैसे, आओ बोलो। क्या 2 नंबर को क्या ये बुला रहा है, क्या वो भी बुला रहा है, उसको दोनों लोग बुला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये दूर या सेम है, शायद यहाँ करंट का प्रोडक्ट कम है, तो यानी ये अट्रैक्शन कम है, वहां करंट का प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो अट्रैक्शन ज्यादा। तो कॉमन सेंस से ये वाला अट्रैक्शन कम है, वो वाला अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या निश्चित दूर जाना पड़ेगा। यस। तो आप वैल्यू तभी कैलकुलेट करें जब आपसे वैल्यू पूछी जाए, बेकार में अपना टाइम खराब ना करें। जहां कॉमन सेंस से काम चलता हो कॉमन सेंस से चलाएं। सुन लिया सब लोगों ने, बोलिए y2 को फ्री करेंगे तो क्या करेगा, क्या 3 की तरफ जाएगा, कैलकुलेशन करना है या कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ये हो जाए। और सुने, आप लोग मत खराब करना डायग्राम। मान लीजिए आज ये सवाल होता और मैं आज आपसे कहता कि मुझे वायर 3 पे फोर्स चाहिए, सुनना, वायर 3 पे फोर्स चाहिए, तो जरा आप कैसे करते, 1 वाला क्या इसको बुलाता और 2 वाला भी इसको बुलाता। तो मैं पहले 1 और 3 का फोर्स निकाल लेता, डिस्टेंस ले लेता 4 सेंटीमीटर, करंट ले लेता 2 और 6, और वो सब कर करा के ये हो गया। फिर मैं इन दोनों के बीच का निकाल लेता और क्या दोनों को जोड़ लेता। तो मुद्दा ये नहीं कि किस पे फोर्स निकालना, मुद्दा ये है कि जिस तार पे फोर्स निकालना उस पर बाकी सबसे लगने वाले फोर्स का वेक्टर डायग्राम बना लो। और वेक्टर डायग्राम आने के बाद आप खुद जान पाएंगे कि जोड़ना है कि डिफरेंस करना है कि पाइथागोरस करना है, वो सब अपने आप दिख जाएगा। और वैल्यू बनाने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, ये काम करना है। जब भी मैं वायर 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कभी कभी एक आर्ग्यूमेंट निकल के आ जाता है। क्या आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा वायर 3 फोर्स निकालो, तो बच्चा बोलता है सर इसकी वजह से तो फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है। बोले सर इसकी वजह से क्यों लगा रहे हो, इनके बीच में तो ये आ गया। मुझे पता है बीच में ये आ गया कि बीच में हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फोर्स हमारे कहने से कि म्यूचुअल इंटरेक्शन, और आपने पढ़ा है जब भी फोर्सेस आर ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन दे आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मेंबर। तो ध्यान दें कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये आ भी गया ना, तो भी इन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन चल रहा है, इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स चल रहा है। इवन ये लो एक तार और है, यहाँ फोर्स जानना है, क्या सभी तीनों लगाएंगे। तो आप तो यूं समझो ना, ये मत सोचो ये आ गया वो आ गया साइड में आ गया, कुछ नहीं। जिस तार पे फोर्स निकालना है उस पर उसके सिवा सब लोग फोर्स लगाएंगे, जिस पे फोर्स निकालना उस पर खुद उसके सिवा सब लोग फोर्स लगाएंगे। ये मत सोचना कि सब ये बीच में आ गया कि ये साइड में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये सब क्यों चल रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन। सहमत है। अगला सवाल।
अगला सवाल जेई का है, अच्छा क्वेश्चन है। 10 एम्पियर लॉन्ग वायर, 20 एम्पियर लूप, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सवाल लिखें साइड में, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप क्वेश्चन मार्क। मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप क्वेश्चन मार्क। आइए छोटी छोटी बातें करते हैं, आंसर आंसर की कोई जल्दबाजी अपने को नहीं है, क्या है क्यों सब सीखते हैं। आओ मुझे बताइए, मैंने इस डायग्राम में कोई फील्ड मैंने तो नहीं लगा रखा। यस, पहली बात कि करंट कैरिंग क्लोज लूप है, क्या माहौल बनाता होगा? यस। तो इस डायग्राम में एक तो लूप माहौल बनाता है, क्या ये बगल वाला वायर भी माहौल बनाता होगा? यस। तो बच्चे इस डायग्राम में दो लोग माहौल बना रहे हैं, एक तो वायर और एक तो लूप। और आपने सीखा है ना हमेशा कि जिस चीज पे फोर्स निकालते हैं माहौल उसका लेते हैं कि दूसरों का। फोर्स इस पे निकालना है लूप पर, तो माहौल लूप का कि तार का? तार का। बोलिए तार के माहौल की डायरेक्शन देंगे क्या? क्या क्रॉस? बिल्कुल। तो ये बात तय हो गई है कि आपको लूप पे फोर्स निकालना है, तो मैं माहौल लूप का नहीं लेने वाला, माहौल किसका ले रहा हूं मैं? तार का, क्योंकि आपने बोला माहौल दूसरा हो गया। अब आओ शुरू करते हैं, कुछ बातें करते हैं। देखो ना, इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? यस। और करंट कैरिंग क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स सोल्व करेंगे, जीरो बोल दें। कौन बोल रहा है भाई जीरो बोल रहे हैं? जीरो बोलना है कि नहीं बोलना है? नालायकों, दो शर्तें थी। पहली बात, करंट कैरिंग क्लोज लूप होना चाहिए, क्या वो है? जो पूछ रहा उसका जवाब दो। इज इट करंट कैरिंग क्लोज लूप? इज इट यूनिफॉर्म फील्ड? तार की वजह से यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन। पास में मान लो बना 20 टेस्ला, तो यहाँ 15 टेस्ला, 12 टेस्ला, 11 टेस्ला, कम कम कम। फील्ड इज यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? तो आप मेरी एक शर्त जरूर पूरी कर रहे हो, कौन सी वाली? कि हाँ करंट कैरिंग क्लोज लूप है, लेकिन मुझे दोनों शर्तें चाहिए। तो आप एक तो पूरी करो और एक तो फेल कर गए, तो बोलिए वो नियम लगा के नेट फॉर जीरो बोलना कि नहीं बोलना? तुम्हें याद है कल एक सवाल किया था अपन ने, ट्रायंगल वाला, करंट एंटर किया था एग्जिट किया था? यस। वहां भी नेट फॉर जीरो नहीं बोलना था। वहां क्या प्रॉब्लम था? फील्ड यूनिफॉर्म था। फील्ड यूनिफॉर्म था। आई थिंक करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं था। शब्दों पे ध्यान दें, वहां फील्ड यूनिफॉर्म था लेकिन करंट कैरिंग क्लोज लूप नहीं था। यहाँ उल्टा प्रॉब्लम है, यहाँ करंट कैरिंग क्लोज लूप तो है मगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक शर्त वहां पूरी की, दूसरी वहां फेल कर गए। यहाँ दूसरी पूरी की, पहली फेल कर गए। मैं तो नेट फॉर जीरो नहीं बोलने वाला, सुन लिया आपने। अब आंसर तो बनाना है, तो आंसर बनाने पे विचार करते हैं। क्योंकि नेट तो जीरो नहीं बोलना, फिर क्या करें? लूप को लूप पाने की चार तार, चार तार। आ जाओ, एक तार, दो तार, तीन तार एंड दिस इज चार तार। अब हमें चारों तारों पे फोर्स को सुपरपोजिशन करना है। अब आ जाओ, कॉमन सेंस लगा के जरा डायरेक्शन दे देंगे मेरे को। इस पे जो F1 लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इस पे F2 जो लगेगा इस तरफ लगेगा, F3 इस तरफ लगेगा और F4 मेरे ख्याल से इस तरफ लगेगा। डायरेक्शन निकालने के दो विचार हैं, बी तो आपको दिख ही रहा है ना, राइट हैंड घुमा के चारों पे डायरेक्शन ला सकते हैं ना। ये देखो, इस पे यूं, इस पे यूं और इस पे यूं और इस पे यूं, आ जाए हो जाएगा। यस। लेकिन आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो पैरेलल तार है ना इन पे शायद कॉमन सेंस से ला सकते हैं। बोलो, इस लॉन्ग वायर की वजह से इस छोटे पैरेलल तार पे क्या अट्रैक्शन, इसकी वजह से उस पे रिपल्शन। तो पैरेलल तारों में तो हाथ भी नहीं घुमाना, पैरेलल तारों में तो हाथ भी नहीं घुमाना, अट्रैक्शन रिपल्शन कर लेंगे। लेकिन जो तार पैरेलल नहीं है तो उनके लिए हाथ चलाना पड़ेगा। यस, कोई बात नहीं, हो गया। सारी डायरेक्शन आ गई हैं। अब मुझे चारों का सुपरपोजिशन करना चाहिए, लेकिन शायद कॉमन सेंस से आप जान रहे हैं कि F2 वेक्टर इज एक्जेक्टली इक्वल टू माइनस F4 वेक्टर। कारण, इस तार के रिस्पेक्ट में 2 की और 4 की पोजीशन अलग की सेम, दोनों की पोजीशन सेम है, करंट सेम है, लेंथ सेम है। तो भाई साहब अगर उस पर 10 न्यूटन लगता होगा तो इसमें भी 10 ही लगेगा, उसमें 12 न्यूटन तो इसमें भी 12, और इवन उसमें 100 न्यूटन तो इसमें भी 100 आएगा। तो दोनों ठीक बराबर आएंगे और अपोजिट आ ही रहे हैं, तो बोलिए क्या इन दोनों का नेट जीरो होने वाला है? तो भाई साहब अगर दोनों को अगर आपस में कैंसिल होना तय है तो दोनों की वैल्यू बनाने में टाइम मत खराब करें। सुन रहे हैं आप मेरी बात? यस। अरे 10-10 आएगा तो भी जीरो बनेगा, तो चलो मान लिया 25-25 भी आ गया तो भी जीरो बनेगा। तो वैल्यू बना के टाइम खराब नहीं करना है, सुन लिया। अब आओ, अब अपन F1 पकड़ने चलें फिर। F1, आइए। F1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लूं, बेसिक फॉर्मूला या पैरेलल तार वाला?
पूछ रहा हूँ बार बार, कहो आ जाओ फटाफट से। 4 पाई 10⁻⁷ करंट क्या 10-20 दूरियां 2 पाई d 5 सेंटीमीटर थी दूरियां इनटू लेंथ ऑफ वायर भी 5 सेंटीमीटर, सबको मीटर में करके सेट कर दीजिए। 4 × 10⁻⁻5 -5 न्यूटन। मैंने आपकी मदद से F1 निकाल लिया है, आ गया। अब हम लोग F2 और F4 की तैयारी करने जा रहे हैं। F3 की तैयारी करने जा रहे हैं। 4 पाई 10⁻⁷ करंट आज भी 10-20 है। 2 पाई दूरियां शायद 25 हो गई हैं आज, 25-20 सेंटीमीटर है तो एडजस्ट करो आप। और हाँ, तार की लेंथ तो शायद आज भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी जो है। हो गया, हिसाब करो। 0.8 10⁻⁻5 ये आ रहा है। देखो कोई परेशानी तो पूछो, कोई बात कंफ्यूज कर रही हो पूछो। समझ में आ रहा है वैल्यूज का? बड़े आसानी से काम हो रहा है, कोई चालाकी है नहीं, बहुत कोई क्रूशियल थिंकिंग वाला मामला नहीं, सिंपल काम है। चलो भाई। चार में से दो फोर्स तो आपस में निमट गए और बाकी दो फोर्स ये रहे। बोल इन दोनों में क्या है? सपोर्ट की झगड़ा। झगड़ा झगड़े का आंसर ले लीजिए। एफ लूप नेट, नेट फोर्स आ गया है न्यूटन। ये नेट फोर्स आ जाएगा किधर? टुवर्ड्स वायर या अवे फ्रॉम वायर? लिख दो वहां पे टुवर्ड्स वायर। नेट फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स वायर। तो क्या कहें, अगर लूप को फ्री टू मूव कर दिया जाए तो बैठेगा कि तार की तरफ जाएगा? तार की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो जाना पड़ेगा। कई बुक्स के अंदर ये का ये फोटो दिया हुआ है और सिर्फ यही पूछ रहा है वो, कोई वैल्यू नहीं, बस यही पूछ रहा है कि बताओ लूप को फ्री कर दो कहाँ जाएगा। तो अगर अपने को सिर्फ ये जानना हो कहाँ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू मत बनाओ। वैल्यू बना के क्यों टाइम खराब करना यार? कॉमन सेंस लगाओ। कैसे? इस तार के कारण इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन, तो इसकी वजह से ये दोनों फोर्स तो सेटल हो जाएंगे, तो बच्चे के दिमाग में ये तो खत्म। ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला उसको रिपेल करेगा। ये दूरियां कम है तो क्या अट्रैक्शन ज्यादा है? और ये दूरियां ज्यादा है तो क्या अट्रैक्शन रिपल्शन कम है? अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो ओवरऑल तो कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं। कर लेंगे? चल, अगर इस वाले में हाँ ले लो ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लो, तब भी आंसर तो ये आएगा। कारण मैं चला रहा हूँ इसमें पेन ना, तो आई थिंक फोर्स यूं यूं और यूं लग जाता। अभी भी ये दोनों तो निपट जाते, इन दोनों में तो अभी भी झगड़ा होता, और झगड़ा होता तो क्या होता? डिफरेंस आ जाता, फिर शायद वो उधर जाता, शायद फिर रिपल्शन ज्यादा हो जाता और शायद अट्रैक्शन कम हो जाता, तो फिर आप बोलते सब दूर जाएंगे। वो अपन कर लेंगे, लेकिन फोर्स की वैल्यू तो शायद ये आ जाए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से हमें काम करना होगा। गड़बड़ हो गई है, करंट के रिंग क्लोज लूप था, नेट फोर्स जीरो नहीं है। ओके, कहाँ बैठे हो आजकल? नॉन यूनिफॉर्म में, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म होता तो हम काम भी थोड़ी ना करते। अगर कोई कहता यूनिफॉर्म है तो अपनी कष्ट क्यों करते, क्या सीधा जीरो ठोक देते? बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग मत करना, मैं कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब ये तार वार यहाँ नहीं है, ठीक है ना? बस ये लूप है और मैं कह रहा हूँ ये यूनिफॉर्म फील्ड में बैठा हुआ है। यूनिफॉर्म फील्ड में लूप बैठा है, बोलिए फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जीरो होगा ना। करंट को 20 की जगह 40 करता हूँ, करंट को एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और काम करके जीरो बोला कि बिना काम के बोला? वजह तभी जब बिना काम के करके जीरो बोले, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक वायर है, ये I1 करंट चल रहा है और दूसरा तार, इसमें I2 करंट चल रहा है। ये दूरी है R और ये है L। क्वेश्चन लिख दें। फोर्स ऑन वायर टू, फोर्स ऑन वायर टू। चलिए वायर टू पे फोर्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले वही छोटी छोटी बातें करेंगे, आंसर आंसर तो आते रहेंगे, क्या करना है क्यों करना है सब बात करते हैं। आ जाओ जरा। यस,
वायर वन अपना माहौल बी वन बनाता होगा, वायर टू भी अपना माहौल बी टू बनाता होगा। हमें फोर्स स्टडी करना है वायर टू पे। माहौल किसका लेंगे, टू का कि वन का? वन के माहौल की डायरेक्शन देंगे क्या? क्या क्रॉस है? शाबाश, ये हो गया। तो इस क्रॉस माहौल में, इस क्रॉस बी वन माहौल में आपका वायर टू रखा हुआ है, फोर्स जानना है। मुझे बताइए सबसे पहले, फोर्स जानने के लिए क्या मुझे पैरेलल तार के फॉर्मूला पे जाना चाहिए क्या? नहीं जाना है। अरे पैरेलल तार है कि नहीं है? नहीं है। क्या आज मुझे बेसिक फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा? आज मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आई एल बी साइन थीटा पे जाना पड़ेगा। मैं चाहूं तब भी इससे फोर्स नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे डेफिनेटली आज बेसिक आईएलबी पे जाना चाहिए। अब मैं आईएलबी पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी बातें पूछूंगा आपसे। फोर्स ऑन टू निकालने जा रहे हैं वन की वजह से, आई एल बी और साइन सब आपसे लिखवाऊंगा। सुने, आई एल बी साइन थीटा, जिसपे फोर्स निकालते हैं सब चीज उसी की लेते हैं सिवाय बी के। तय हो गया है। जिसपे फोर्स निकालना है सब चीज उसी तार की लेते हैं सिवाय, चलो मैं फोर्स निकालने जा रहा हूँ टू पे। मुझे बस आई वन, मुझे वन और टू का गाइडेंस चाहिए। बोलिए, आई वन या आई टू, एल वन या एल टू, बी वन या बी टू, और क्या साइन 90? बिल्कुल मुझे सब करना चाहिए आपके लिए, और मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन हम फंसने वाले हैं। कारण आई टू लिख देंगे, एल टू भी लिख देंगे, बी वन, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ माहौल सब जगह सेम के अलग अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 20 टेस्ला है, 15 टेस्ला, 12 टेस्ला, 10 टेस्ला। मैं बोलूंगा जहाँ तार फैला वहाँ बी बताओ, तो तुम फंस जाओगे ना। बोले यार कहीं 15 है कहीं 12 है, क्या बताएं आपको? तो वहाँ बी बता पाएंगे कि नहीं बता पा रहे? नहीं बता पा रहे, काम नहीं होगा ऐसे। और क्यों नहीं हो रहा है? बी इज कॉन्स्टेंट या वेरिएबल। मैंने आपको हर जगह बताया है, जब भी आप कोई फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, अगर उसमें सभी चीजें फिक्स फिक्स फिक्स, वन शॉट आंसर आता है। अगर कोई एक भी चीज वेरिएबल फंस जाए तो क्या एलिमेंट खेलना पड़ेगा? यस। ऑब्वियसली आज मेरी मजबूरी है कि बी वन इज वेरिएबल, तो मैं डायरेक्ट काम चाहूं तब भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे मुझे एलिमेंट खेलना चाहिए। अब एलिमेंट में भी ध्यान रखें, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? बी वन वेरिएबल है, और बी वन क्यों वेरी कर रहा है? करंट की वजह से कि दूरियां? तो मुझे लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम बी वन भी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम दूरियां है। तुम्हारा प्रॉब्लम बी वन नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? दूरियां है। हाँ, गाँव से आ गए हो ना, दूरियां चल रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो भी क्या करें? क्या पहले एक फिक्स दूरी पे खेल लिया जाए? बेसिक प्रॉब्लम है दूरियां, तो पहले एक फिक्स दूरी पे खेल लेते हैं। आ जाओ, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं फिक्स एक्स दूरी पर आपका छोटा सा एलिमेंट है dx। तो पहले इस एलिमेंट पे फोर्स निकालने जा रहा हूँ इसी के हिसाब से। बोलो, लिखवा दो जरा। करंट तो आई टू, लेंथ ऑफ एलिमेंट dx, इसके वजह से बनने वाला b, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई, क्या x, क्या साइन आज भी 90 चलेगा? ये एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स हो गया। आपने मुझे बोला नहीं पूरा फोर्स लाओ, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा? यस। इंटीग्रेशन, वेरिएबल कौन है? एक्स, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना? आर, और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना? आर प्लस एल, आर से आर प्लस एल, और आंसर आ जाएगा। खींच दो, खींच दो। कोई कंफ्यूजन है? पूछो भाई, कोई बुरा विचार तो पूछ लो। श्योर। तेरा म्यू नॉट आई कैसे आया भाई? घनश्याम, क्या है तेरा आंसर? कहाँ से आया भाई? म्यू नॉट आई वन आई टू आएगा ना बेटे? क्या लिखा था देखो। हाँ जी, नहीं नहीं, लास्ट में तेने जो आंसर लिखा ना, देखो गलत लिखा है ना। देखते ना, म्यू नॉट आई लिखा है ना केवल। अरे बच्चे, आई वन आई टू दोनों आएगा ना। अच्छे से कर, दोबारा चेक कर। इंटीग्रेशन का तरीका पता है ना आप लोगों को? हाँ, जो लोग पहुंच रहे हैं उनको, उन सबको बाहर भेजो। बोले क्यों? बोले अंदर इंटीग्रेशन चल रहा है, तुम बाहर जाओ। नहीं भेजोगे? म्यू वन आई टू अपॉन टू पाई, सबको बोले बाहर, तुम बाहर जाओ। और अंदर इंटीग्रेशन चल रहा है, dx बाई एक्स स्टैंडर्ड है ना, ln x। डायरेक्ट छाप दें ln और r प्लस एल, ये आंसर आ गया। इस सवाल के थ्रू मैंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश करी है, और इस सवाल के थ्रू एक नहीं, मैं बल्कि दो तीन मैसेज निकालने वाला हूँ, खूब बात करूंगा इसके बारे में। हो गया आंसर आ गया सबका? चलिए आंसर आ गया, जरा हाथ चला के डायरेक्शन बोल दो ना। बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड, और आपके लिए कागज के प्लेन में अपवर्ड आ रहा होगा।
बोर्ड के प्लेन में और आपके लिए कागज के प्लेन में आ रहा होगा। क्या आंसर आ गया है? सबसे पहली बात, इस सवाल में मैंने पैरेलल तार का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मामला पैरेलल तार का नहीं था। एक बात। दूसरी बात, मैंने ILB sin थीटा लगाया, लेकिन डायरेक्ट काम हुआ कि इंटीग्रेशन करना पड़ा। इंटीग्रेशन क्या मेरी मर्जी से करना पड़ रहा है क्या? नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। मेरे कहने से नहीं किया है। क्यों? क्यों करना पड़ा? क्योंकि फील्ड वाज वेरिएबल, इसलिए एक बार में काम नहीं हो पाया, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। ये भी आपको आ गया। अब ये आंसर भी आ गया। अब दिमाग में आता है कि यार आप पैरेलल तार पढ़ा रहे थे, अचानक ये सवाल क्यों लिया है? पैरेलल तार सिखा रहे हो ना आप, तो बोले ये कहाँ से लिया है? ये जानबूझ के लाया? क्यों लाया? इधर आओ। अभी तुम लोगों ने ये सवाल किया था ना, मैंने मिटाया नहीं इसको जानबूझ के। मैंने पूछा था लूप पे नेट फोर्स बताइए, आपने बोल दिया, आंसर आ गया। और आपने मुझे वहां इशारों में क्या बोल दिया था कि सर इन दोनों पे तो फोर्स मत बनाओ क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। मैंने नहीं बनाया। मान लीजिए मुझे आपसे पूछना होगा तो मैं क्या करूंगा? सवाल ये छाप के दूंगा और क्या बोलूंगा? लॉन्ग वायर की वजह से केवल इस तार पे फोर्स बताइए। क्या हमें आ गया? क्या हमें सिखा दिया गया है? यस। देखो देखो ना, एग्जाम में ये था कि पूरे लूप पे फोर्स बताइए। मैं तो नहीं पूछता पूरे लूप पे फोर्स, मैं तो फोटो यही छापूंगा और लैंग्वेज क्या दूंगा? लॉन्ग वायर की वजह से केवल वायर टू पे फोर्स कैलकुलेट करिए। क्या हमें कैलकुलेट करना आ गया है? इसलिए सिखाया मैंने आप लोग। एक बात। दूसरी बात, इधर सीखते हैं। देखो ना, आई थिंक तुम्हारा तार I1 ये था, और तुम्हारा जो दूसरा तार था, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ P और Q बोल रहा हूँ जानबूझ के, कुछ बातें करनी मुझे आपसे। I2 करंट, ठीक है, ये हो गया। जैसा कि आपने मुझे बताया, कॉमन सेंस से आप कह रहे हैं क्या P1 एट P इज मोर देन P1 एट Q? इस तार की वजह से यहाँ पे पास में फील्ड ज्यादा होगा, दूर में कम होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो बच्चे, एक एलिमेंट में यहाँ लेता हूँ और एक एलिमेंट में यहाँ लेता हूँ, तो दोनों में फोर्स कम ज्यादा लगेगा ना? क्या पास वाले एलिमेंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा? यस। तो मुझे अभी भी समझ में आया है, फोर्स एट P इज मोर देन फोर्स एट Q। ये समझते हैं ना? और हाँ, ये बात तो सही कि फोर्स तो दोनों पे ऊपर ही लगेगा। फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, लेकिन कैसा? फोर्स एट P ज्यादा है, फोर्स एट Q कम है। तो जरा देखना, दिस इज FP, दिस इज FQ। आई थिंक मैंने अपनी बात यहाँ पे डायग्राम में समझा दिया आपको। यस, मैंने लिख के भी दिया और ये समझा दिया। ये बात सही है कि दोनों पे फोर्स ऊपर ही लगेगा, लेकिन यहाँ फोर्स की वैल्यू ज्यादा और यहाँ फोर्स की वैल्यू कम। और अगर ऐसा है तो क्या होगा? आओ इधर देखो। इसको मान लीजिए कोई रोड है, ये ऐसे बात करें, रोड है ये, और मेरे दोनों हाथों को दो स्ट्रिंग मान लीजिए। दो स्ट्रिंग हो गए मेरे दोनों हाथ। कॉमन सेंस क्या बताओ, अगर मैं दोनों स्ट्रिंग को, दोनों हाथ को दो स्ट्रिंग मान लीजिए, मैं दोनों स्ट्रिंग को यूं इक्वल फोर्स लगा के ऊपर खींचूंगा तो क्या रोड यूं आएगी? ये क्या कर रही है? रोटेशन या ट्रांसलेटरी? ईमानदार सी है। अब चालाकी कर रहा हूं मैं। वापस से वो दो स्ट्रिंग है, मैं इनको ऊपर खींच रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इधर फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये वाली स्ट्रिंग में ज्यादा खींच रहा हूँ जानबूझ के। कौन? ये स्ट्रिंग में ज्यादा खींच रहा हूँ, तो बोलो रोड ऊपर तो आएगी क्या? यूं टेढ़ी होती जाएगी? इमेजिन करो ना, क्या रोड टेढ़ी होती जाएगी? और ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी रोटेशन की दोनों। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब मेरा सीन कुछ ऐसा होता है, ये रोड अभी थोड़ी देर में आपकी ऐसे हो जाएगी, फिर कुछ ऐसे हो जाएगी, फिर कुछ ऐसे हो जाएगी, और फिर कुछ देर में ये रोड ऐसे हो जाएगी। तो बोलिए ये रोड क्या कर रही है? ट्रांसलेटरी रोटेशन या दोनों किया? दोनों करते करते कुछ देर में ये इसके ठीक एंटी पैरेलल हो जाएगी। इसके ठीक एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल हो जाएगी तो रिपल्शन लगेगा। तो बोलो बैठेंगे कि भाग जाएंगे? क्या करते हो भाई? दोनों की सिर्फ ट्रांसलेट। यानी मुझे लगता है शुरुआत में आपने दोनों मोशन किए, और आफ्टर बिकमिंग एंटी पैरेलल, आफ्टर बिकमिंग एंटी पैरेलल केवल ट्रांसलेट करते हुए रुकोगे कि भाग जाओगे? ये मुझे समझ में आ रहा है। प्लीज जहां की बना है मैं लिखूंगा। ये स्केच बना लें। और इस डायग्राम से क्या समझा, वो लिखें कि इनिशियली वायर टू परफॉर्म्स, initially wire 2 performs translatory and rotation, translatory and rotation both, translatory and rotation both is shown, is shown मतलब जैसा झांकी में दिखाया है, is shown
फुल स्टॉप आगे लिखे, एंड व्हेन बिकम्स एंटी पैरेलल, when becomes anti-parallel, it performs, नहीं ऐसा लिखो, becomes anti-parallel, it moves away, दूर भाग जाता है, moves away by translatory only, by translatory only, केवल ट्रांसलेटरी करते हुए दूर भाग जाएगा, ऐसा मानिए। क्या मेरी बातों से सहमत है? हाँ, समझ में आ गया सारी बात? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए, ये हमने समझ लिया। और समझ लिया तो यहाँ से अच्छी अच्छी जानकारी निकालते हैं। ये तो मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है। मेरे काम की बात किया, जरा उस पर आते हैं ना। तो मैंने सब सिखाने के बीच मेरा उद्देश्य क्या रहा, मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ गई है। एक बार बताओ यार, अगर तुम लोग लिखना मत, इधर देखो, मैं इसको खराब कर दूं, हो गया ना आप लोगों का? इधर देखो ना, अभी क्या कर रहा है ये, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बैठा ना ये तार, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरेशन की दोनों कर रहा है, दोनों। अगर ये तार यूनिफॉर्म फील्ड में होता तो आई थिंक ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होता, और दोनों फोर्स बराबर होते, क्या तार केवल, क्या केवल ट्रांसलेट ही करता? यस। तो यहाँ से आज एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हमारे पास, क्या, करंट कैरिंग वायर को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में बिठाया तो केवल ट्रांसलेटरी करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बनाया तो वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन दोनों करेगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। ये लिखो आप इंपोर्टेंट करके, लिखो कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन, ओके, प्लेस्ड इन करके इस तरह दो पॉइंट लिखने मेरे साथ। फर्स्ट, यूनिफॉर्म बी ओनली ट्रांसलेटरी। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म बी ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन बोथ। लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। ये सब इतना क्लियर कट अपन ने सीख लिया, इसके बाद में गलतियां हो जाती हैं। गलतियां कैसे, तो जरा उस पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना? वो सुने, ये करंट कैरिंग वायर को हमने रखा था तो आपने सीख लिया ऐसा होगा। तुम्हें याद है एक बार मैंने मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, याद दिलाता हूँ केवल। तुम्हें याद है एक बार मैं ऐसे कर रहा था बहुत पहले, तो इस तरफ बी लगा के हम लोग उसमें किसको रखा था, मैग्नेट को रखा था। याद आ गया आप लोगों को? यस। बच्चों, मैंने मैग्नेट को इस तरह से रखा था, और आपको याद होगा अपन ने सारा हिसाब किया था, तो याद है फोर्स तो जीरो ही आता था, और टॉर्क तो नॉन जीरो, याद है, एम बी साइन थीटा, तो जीरो तो कभी कभी, नॉन जीरो। तो बताइए वो वाला मैग्नेट क्या करता था, ट्रांसलेट ही करता था कि रोटेशन? हाँ हाँ, ट्रांसलेट तो नहीं करता था, क्या रोटेशन करता था? यस। तो फील द डिफरेंस, मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड केवल रोटेशन करेगा, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड केवल, चेक द डिफरेंस। पता लग रहा है क्या? तो पता है गलती क्या होती है? एक्चुअली जब हम बच्चे को बोलते हैं करंट कैरिंग वायर जो है यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, क्या करेगा, ऑप्शन ट्रांसलेटरी रोटेशन दोनों, इस तरह बोलते हैं ऑप्शन। करंट कैरिंग वायर प्लेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो बच्चे के दिमाग में पहला इंप्रेशन इसका आता है। एक्चुअली ये शायद ज्यादा कॉमन है हमारे लिए ना, ये तो एक सवाल में से निकला तो अचानक आदमी इसको इतना पकड़ नहीं पाता है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, तो बच्चे के दिमाग में अचानक ये इंप्रेशन आता है, और इस इंप्रेशन के चक्कर में मुझे क्या बोल देता है कि रोटेशन करेगा। इज इट करंट कैरिंग वायर? फिर रोटेशन क्यों बोल रहे हो यार, ये तो मैग्नेट है भाई साहब, ये सीखना है आपको। यस, ये सीखना है। मैग्नेट को रखा है तो हाँ रोटेशन करेगा, करंट कैरिंग वायर को रखा है तो ट्रांसलेटरी करेगा, ये सीखना चाहिए। दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी मॉड्यूल में भी शायद ऐसे सवाल देखना आप लोग मिल जाए कहीं ना कहीं। ये बहुत कॉमन गलती है जो मैं नोटिस करता हूँ बच्चों में, तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है? चाहो तो झांकी बना के लिख लो आप, आपको हाथों हाथ मतलब पता रहना चाहिए जो भी है। मैंने डिफरेंस दिखा दिया है। ये कौन है, मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, वो था करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये क्या है, मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, क्या कर रहा है, रोटेशन। और अगर मैग्नेट को भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाल दे तो, मैग्नेट को भी नॉन यूनिफॉर्म में डाल दे तो क्या फोर्स भी लग जाएगा ना, तो क्या दोनों करने लग जाएगा? या और देखो कितनी अच्छी बात है। आई थिंक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो वो भी दोनों कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो वो भी दोनों कर रहा था, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो ये भी। मुद्दा तो यूनिफॉर्म फील्ड का ना, चेक तो वहां होगा बच्चा की किसको पता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में वो तो केवल ट्रांसलेट ही करेगा, और यूनिफॉर्म में ये तो केवल रोटेशन करेगा। जो भी हो अच्छे से लिख लो अपना हिसाब। कोई बात कंफ्यूज करी तो पूछें।
मैं तो और बोलूंगा कैसे हम स्टूडेंट को फंसाते हैं, लैंग्वेज का ट्विस्ट कैसे मारते हैं ना, बच्चे का माइंडसेट कंफ्यूज करने के लिए कैसे बोलते हैं ना। कई बार आप देखेंगे किताब में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आंसर दें, बोलूं मैं, ऐसे बात करें, कमान। एक मैग्नेटिक वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो बोले उस पर क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब पता है वायर का नाम से तो बच्चों को लगता है करंट कैरिंग वायर बोल रहा है, अब मैग्नेटिक वायर बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेट पतला सा वायर के फॉर्म में है, तो वो वायर की मैग्नेट ही है। शब्द पकड़े, दिस इज करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज मैग्नेटिक वायर। मैग्नेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक वायर। तो वायर बोलने से मत समझ लेना कि अच्छा अच्छा इसमें करंट डालेगा तब माहौल बनेगा, अबे वो मैग्नेट है। मैग्नेटिक वायर का मतलब क्या होगा, मैग्नेट किस फॉर्म में है, वायर के फॉर्म में है, तो मैं उसमें करंट डालूंगा कि वो अपने आप ही मैग्नेट है, वो अपने आप ही मैग्नेट है। तो शब्दों के हेर पर पहचान लें आप लोग। वो वायर शब्द आते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि वायर बोल दिया तो लोगों को लगता है अच्छा वायर की बात हो रही है। मैग्नेटिक वायर मतलब इटसेल्फ मैग्नेट, संभाल लेंगे, अलर्ट रहिए, क्योंकि इन जगहों पे कंफ्यूजन आ जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये हो गया है, ये सारी बातें हमें इस सवाल से पता लगी। चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इस सवाल को मैं खत्म करना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखें, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स कनेक्टेड इन सर्किट, कनेक्टेड इन सर्किट, कनेक्टेड इन सर्किट। ओके बस आ जाओ, बाकी फोटो में दिखाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, बुक्स में सवाल है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर कनेक्टेड इन सर्किट, कभी बोलेगा सीरीज में और कभी बोलेगा पैरेलल में, फिर कहेगा ऐसे वैसे। तो पहले सही विजुअलाइजेशन दो कि है क्या सीन, तो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट सीरीज, दूसरा पैरेलल, दो झांकी लगाऊंगा। जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ वो अपने मेन करंट कैरिंग वायर है, बाकी सब कनेक्टिंग वायर है। इनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाएं बस, मैं सब समझा दूंगा। ये अपने वायर हो गए, बाकी सब कनेक्टिंग वायर है। आ जाओ, तुम लोग सर्किट पढ़ के आओ ना भाई, इधर आ जाओ। ये दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, ये भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है। इनको एक बार तो सर्किट में सीरीज में जोड़ा है, तो इनको एक बार तो सर्किट में पैरेलल में जोड़ा है। सर्किट पढ़ के आए ना हम लोग, देखो ना, करंट यहाँ से ऐसे यूं, यूं और क्या यूं और क्या बैक टू पेवेलियन, करंट यूं, यूं यूं और क्या बैक टू पेवेलियन। यस, अब मेरे शब्दों में ध्यान दें, दुनियादारी के हिसाब से ये दोनों वायर पैरेलल हैं, दुनियादारी के हिसाब से दोनों वायर पैरेलल हैं, क्या सर्किट के हिसाब से ये दोनों सीरीज में है। एक लूप के सभी सदस्य सीरीज में होते हैं, अपन बोलते थे ना, यस। तो एक सामान्य उसके हिसाब से दोनों पैरेलल में है, दुनियादारी के दोनों पैरेलल में, सर्किट की नजर से दोनों सीरीज में है। दुनियादारी के हिसाब से दोनों पैरेलल हैं, और क्या सर्किट के हिसाब से भी दोनों पैरेलल हैं। तो आज के बाद अगर कभी कोई सवाल में भाषा आएगी, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज ग्रुप, तो दिमाग में ऐसा सीन बनना चाहिए। फिर हम बोलेंगे ऐसा कर रहे हैं वैसा, तो विचार तो बाद में होगा भाई, पहले सीन तो बने। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स आर कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल ग्रुपिंग, पहले ये सीन बने, फिर मेरे को जो आगे बोलना होगा बोल दूंगा कि ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, सीन बनेगा तब जाके काम होगा। और अब तो मुझे सिखा दीजिए, बोलिए इन दोनों में क्या चल रहा है। शाबाश, और इन दोनों में हो गया आंसर, लिख लीजिए जहां क्या बना लें। बोलूं, जाऊं, अरे चलिए बहुत ही सुंदर, एक सवाल करते हैं, उससे इन बातों को और क्लियर करेंगे। जो पैरेलल वायर है इनको थोड़ा बोल्ड कर लो ताकि ये पता रहेगा ना, थोड़ा इनको हाईलाइट सा कर लो। बाकी सब क्या है, कनेक्टिंग वायर है, पैरेलल तार ही है, या तो अलग कलर से कर लो या ऐसे हाईलाइट कर लो। चलिए, तो अगला सवाल ले रहे हैं, ये किसी किताब का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे, ये कोई वायर, इसमें आई करंट चल रहा है और नीचे वाला जो तार है ना इसके साथ फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। इसके ऊपर हवा में, ये मान लीजिए वायर वन है, ये मान लीजिए वायर टू है, हवा में
एच हाइट पर एक तार हवा में लटका हुआ है, इसका डिटेल है एम और एल। ध्यान के लगाए, नीचे का तार फिक्स है और ऊपर का तार एच हाइट पर हवा में लगा हुआ है, एम और एल उसकी डिटेल है। नीचे के तार में राइट वर्ड आई करंट चल रहा है। ओके, और सवाल लिखें। थोड़ा बोलने समझने के लिए ऐसा कराओ, नीचे वाले तार को नंबर 1 बोल दो, नीचे ऊपर वाले को 2 बोल दो, थोड़ा कहना आसान रहेगा। लिखें, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन wire 2 so it remains at its position, remains at its position, अपनी जगह पे टिका रहेगा। आओ बातें करें थोड़ा सा। आप जानते हैं वायर 2 अगर हवा में है तो एम जी इसको नीचे की तरफ लग ही रहा होगा, और हाँ आप चाहते हो कि इसको नीचे ना आना पड़े, वहीं टिक जाए, तो कोई ना कोई इसको सेट करने वाला होना चाहिए। यस, आप समझ ही गए, मैग्नेटिक फोर्स सेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगवाएं, डाउनवर्ड लगवाएं कि अपवर्ड? तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर चाहिए बच्चों तो बताइए दोनों तारों में क्या चाहिए, अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। तो सेम डायरेक्शन करंट की अपोजिट करंट अपोजिट, तो आई थिंक इसमें राइटवर्ड करंट, तो उसमें करंट शुड बी लेफ्टवर्ड। बात समझ में आ गई है? मुद्दा राइट और लेफ्ट का भी नहीं, मुद्दा है कि अपोजिट होनी चाहिए। इसमें राइट है तो उसमें लेफ्ट, और इसमें लेफ्ट है तो उसमें राइट। कुल मिला के क्या डायरेक्शन फाइनलाइज हो गई है? यस। तो आपने फाइनल कर दिया कि हाँ इधर चलाओ, और मान लेते हैं कितना करंट, आई डैश। डायरेक्शन फाइनलाइज कर दिया आप लोगों ने, मैंने बना दिया, हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि एफ एम ज्यादा होता तो ऊपर चला जाता, एम जी ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, आप चाहते हो वहीं टिक जाओ भाई, तो क्या करें, क्या दोनों को बैलेंस करें? चलो हिसाब शुरू करो। एफ एम इज म्यू नॉट आई आई डैश अपॉन 2 पाई दूरियां इनटू लेंथ, दैट इज एम जी। आई डैश निकालो तुम्हारा, 2 पाई एम जी एच अपॉन म्यू नॉट आई एल। चेक कर लो, मेरे हिसाब से ही बन रहा है। कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस फोर्स बराबर ही करना है, नथिंग स्पेशल। बोले आगे, क्या आंसर आ गया है? जो किताबों में जो क्वेश्चन है, तीन चार इस तरह के, तीन चार प्रोफाइल अलग क्वेश्चन अवेलेबल है किताबों में, सबका आइडिया बोलता हूँ। बोलो मैं खराब कर दूं इसको? आ जाओ, मैंने कहा भैया फोर्स की, सॉरी, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन लाइए, तो वैल्यू आ गई है और डायरेक्शन तो आपने मुझे बता दी थी। कई किताबों में तो इस क्वेश्चन को सीधा ऐसे ही पूछा हुआ है कि हाँ बता दीजिए। कई किताबों में क्या कर रखा है इन लोगों ने, सबके डेटा पकड़ा देंगे, मास इतना है, लेंथ इतना है। क्या एक कदम आगे जा सकता है ना? मैं दे दूंगा मास पकड़, लेंथ पकड़, गुणा भाग कर ले, आंसर ले आना, उसमें क्या दिक्कत है? बस थोड़ा अलर्ट रखना आप लोग। मास अक्सर ग्राम में दे रहा है, आप किस में खेलेंगे? केजी में। लेंथ अक्सर वो सेंटीमीटर में दे रहा है, आप किस में खेलेंगे? मीटर। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब आप ध्यान रखना और सेट करके आंसर ला सकते हैं। और सुने, एक सवाल में तो ये बोला हुआ है कि तार दो का लीनियर मास डेंसिटी इतना है, लीनियर मास डेंसिटी। मुझे एम और एल अलग अलग देने की बजाय, एम और एल अलग अलग देने की बजाय सीधा क्या बोल रहा है कि एम बाय एल पकड़, क्या मैं सीधा यूज कर लूंगा उसको? यार उसमें भी चालाकी मार रहा है। मास डेंसिटी इतना है और मुझे कह रहा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर, मैं किस में खेलूंगा? केजी पर मीटर, ये मेरी ड्यूटी है। वो तो बोल रहा है जानबूझ के गलती कराने के लिए, क्या बोल रहा है कि तेरे तार का मास डेंसिटी इतना ग्राम पर सेंटीमीटर, तुम बोलो ग्राम पर सेंटीमीटर, मैं किस में करने वाला हूँ? केजी पर मीटर। ये सब एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, कर पाएंगे ना आप? आओ इसी में एक और करते हैं यार, सुनो ना, फर्स्ट सेकंड और खेलते हैं। देखो, इन वायर टू करंट इज रिवर्स्ड, वायर टू करंट इज रिवर्स्ड, करंट को उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स देन फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आंसर 2g है इसका, क्यों है जरा समझिए। सब आपने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ, मैं याद दिलाऊंगा। तुम्हारे आई करंट चल रही थी, ये तार फिक्स था नीचे वाला, तुमने इसमें लेफ्ट करंट डाला था, आप क्या बोले? नहीं हम तो राइट ही करेंगे, उसको कर दो भाई। तो आई थिंक सेट बटन होना तो भूल जाओ। अब एम जी और एफ एम दोनों नीचे लाएंगे,
बैलेंस तो भूल ही जाओ, बोलो तार मारेगा कि नीचे आएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आ जाओ। क्या आप देख पा रहे होंगे कि एफ नेट क्या एम जी प्लस एफ एम ना, एम जी तो एम जी है, क्या इस एम जी ने, क्या इस एफ एम ने एम जी को सेट किया था ना। तो बोलो एफ एम की वैल्यू उठा के क्या एम जी चिपका दूं मैं, यस चिपका दिया, और चिपका दिया तो मेरे तार पर नेट फोर्स आ रहा है 2 mg। तो फोर्स 2 mg, तो आपने तो क्या पूछा है यार, एक्सेलरेशन क्या 2g। अगर आपको कुछ याद हो, सेम प्रोफाइल इक्वेशन हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी किया था। वहां मैंने किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के वेट को पहले एफ से सेट कराया था, पहले मैं उसको एफ से सेट कराया था। यहाँ शायद मैंने तार के वेट को एफ से सेट कराया, फिर मैंने वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा करके तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा था, तो तुमने वहां भी 2g बोला था, कि यहाँ भी लगभग वही हुआ है। बस मुद्दा ये है कि वहाँ वेट वर्सेस एफ चल रहा था, यहाँ वेट वर्सेस एफ चल रहा है, बाकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम ही है। चेक करें इसको, समझें। कुछ कहना है इसमें किसी को, बोले। हाँ फिर अलग हो जाएगा। यस, इन्होंने पूछा है कि क्या बोला इन्होंने, एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट। कारण समझिए, मैंने आज एफएम को उठा के एमजी रख दिया, क्यों रख दिया जरा सोचिए। जिस इंस्टेंट पे करंट रिप्लेस किया उसी टाइम पे ये आंसर है, कारण समझिए। अगर तार थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आने के बाद एफएम उतना रहेगा कि चेंज हो जाएगा, या दूरियां चेंज हो जाएगी, और दूरियां चेंज होगी तो बोलो एफएम बढ़ेगा कि अलग हो जाएगा। तो अगर एफएम अलग हो जाएगा तो फिर मुझे एफएम को एमजी लिखने का अधिकार नहीं रहेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 2g होगा कि अलग हो जाएगा। तो आपने मुझे एक्सेलरेशन नहीं पूछा, आपने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस पल तेने करंट को चेंज किया, मतलब अभी तार नीचे नहीं आया है, तार अभी क्या एच हाइट पे है ना, समझ रहे हो। अब तार नीचे आएगा, तार नीचे आने के बाद तो एफएम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप जो 2g बोल रहे हो ना, कब बोल रहे हो मुझे, तार नीचे आ चुका है या बस आने वाला है, हाँ उस पल उस इंस्टेंट की बात हो रही है। इज इट अबाउट पल, यू नो पल, इट्स ऑल अबाउट पल। बोले, विचार कर लेते हैं ना, आओ। इनका सवाल है कि जब तार नीचे आ रहा है तो एक्सीडेंट 2g से ज्यादा आएगा कम आएगा, आओ मिलकर विचार करते हैं, सोच लेते हैं ना। मान लो ये नीचे आ गया तो mg तो उतना रहेगा, नीचे आ गया तो फोर्स सेपरेशन कम, क्या फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो एफएम क्या होगा, पहले ज्यादा लगेगा, और एफएम ज्यादा लगेगा। तो अगर एफएम ज्यादा लगेगा तो आई थिंक एफएम की वैल्यू यहाँ mg से, सोच सोच लो, आप भी सोचो मैं भी सोचता हूँ, एफएम ज्यादा लगेगा तो एफएम को mg नहीं लिखना पड़ेगा, पर mg प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा, और mg प्लस समथिंग लिखें तो क्या होगा, 2g या 2g प्लस समथिंग, इस तरह से हो जाए, सोच सकते हैं। बराबर बराबर, समझ में आया। सोचता हूँ, डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स तो ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो मुझे उसको mg से ज्यादा लिखना पड़ेगा, सही है, 2g प्लस हो जाए, बराबर। ठीक है, समझ में आया, इनका सवाल समझ में आया। सवाल तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, देखो हल्का सा इशारा और करता हूँ, कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। चलो ये मामला सेट हो गया था ना, अभी मामला बैलेंस है ना। इवन मेरे से पूछ सकते हैं कि जो वायर टू है वो कौन सी क्या ये वायर टू इक्विलिब्रियम में है क्या। हाँ 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 हाँ, मुझे पूछ रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है, ये वायर कौन सी इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल अनस्टेबल, क्या करना होता था, क्या खिसका के देखते हैं, आ जाओ खिसकाते हैं, अब इसने पूछा तो बोलूंगा मैं। सुनो ऐसा करते हैं, मैं ऊपर वाले तार को थोड़ा नीचे खिसका दिया, समझ रहे हैं, तो नीचे खिसकाते ही क्या होगा, mg तो उतना है, दूरियां कम, क्या फोर्स ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, क्या वापस लौट जाएगा। मैं नीचे लाया था, वापस लौट गया, बोलिए ये तार कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्या बात समझ में आ रही है। देखो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना, जिसके बाद तो वो जैसा बोलेगा कर लेंगे ना यार। मैंने बोला इसको उल्टा कर दो करंट को, कोई बोलूंगा ये कर दो, कोई बोलूंगा नीचे खिसका दो, कोई बोलूंगा ऊपर खिसका दो। तो मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कर लो जो भी विचार है। ये भी सवाल है कि कौन से इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। चलिए ये सब खत्म करते हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा था कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर में कितना फोर्स लेगा, उसके बारे में मैंने वेरियस प्रोफाइल, सभी प्रोफाइल इक्वेशन आपको करा दिए हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे ना दो पैरेलल तारों वाला, उससे कुछ लॉजिकल पॉइंट भी निकलते हैं, आइए इंपोर्टेंट करके लिखें। एक बात, देयर इज मैग्नेटिक, देयर इज मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन
between two parallel current carrying loops, between two parallel current carrying loops। आइए, मेरा मैसेज ये है आपके लिए बच्चों, ये दो पैरेलल लूप हैं, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट चल रही तो मेरी मेजरमेंट में अट्रैक्शन होगा, और दोनों में अपोजिट करंट है तो मेरी मेजरमेंट में रिपल्शन होगा। ये मैंने आपको लिखाया है। अब दिमाग में सवाल उठ जाता है, बोले यार तू तो दो तार पढ़ा रहा था, लूप की बात पे कहाँ आ गया? तो मैं समझा देता हूँ अपने लेवल पे। नहीं, मैं समझाऊंगा। इस बात को लूप लूप से नहीं समझा सकते, इस बात को केवल तार तार से समझा सकते हैं। मैं समझाऊंगा, सुने, इधर आओ। मेरे दो हाथों को दो लूप मान लीजिए, क्या दो रेक्टेंगुलर लूप हो गए मेरे हाथ? ऐसा मोटा मोटा मान लो दो रेक्टेंगल लूप हो गए, मान लेते दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट चली यूं चल रही, और ओके। अब इनको लूप लूप मान के मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इनको मान रहे हैं तार तार। तार तार मतलब आमने सामने की तार, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट चले, इसमें ऊपर करंट, इसमें ऊपर करंट, क्या अट्रैक्शन, करंट, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। बोलो लूप लूप माने कि तार तार माने? शब्द पकड़े मेरे, यस। लूप लूप मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई मेरे को बोलेगा तू लूप मान के बता दे कि अट्रैक्शन कैसे हो रहा है या रिपल्शन। लूप लूप मान के बात ही नहीं करना, लूप लूप या तार तार। तो लूप है ना, आमने सामने के सभी तारों में सेम करंट है तो अट्रैक्शन, 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 क्या पूरे लूप में अट्रैक्शन? उसी प्रकार दोनों लूप में अगर अपोजिट करंट है, इसमें यूं है और इसमें यूं है, तो वापस तार तार, आमने सामने में रिपल्शन, 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 क्या ओवरऑल रिपल्शन? यस। तो फिर मेरे शब्द ध्यान दें, मैंने बोला था अभी, on the basis of magnetic attraction and repulsion between two parallel wires, we can have magnetic attraction and repulsion in two parallel loops, same current, attraction, opposite current, repulsion। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यूज करूंगा अभी सवालों में, आगे बढ़ो। मैंने लिखवा दिया ना आपको लैंग्वेज। ओके, दूसरा एक मैसेज और अपने पास है, ये देखिए, पहले मैसेज समझ लो। मान लीजिए ये कोई फ्लेक्सिबल वायर का बना हुआ रैंडम शेप का लूप है, सॉफ्ट वायर का बना हुआ रैंडम शेप का लूप है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें करंट चलाएंगे तो इस सर्कल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, विचार करें। करंट चला दिया, ये लो चला दिया करंट, करंट चला दिया, तो बताओ लूप को लूप मानना बंद करो, आमने सामने के टुकड़ों पे विचार करो ना। आमने सामने के टुकड़ों में सेम करंट की अपोजिट करंट, ओके। आमने सामने के एलिमेंट में अपोजिट करंट, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन। तो बोलिए, आमने सामने के सारे टुकड़े क्या एक दूसरे को धक्का मारेंगे? थोड़ा देसी बोल रहा हूँ, सब लोग एक दूसरे को क्या मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और धक्का मार रहे हैं, और धक्का मार रहे हैं। और अगर जो पुश मिल रहा है, ये पुश जो है तार को अगर खिसकाने में कैपेबल हो, और मैं तो पहले ही मान चुका हूँ तार कैसा, हार्ड वायर की सॉफ्ट वायर। हम चाहते हैं मूवमेंट हो, पता लगा कि धक्का लग रहा है, तार हिल नहीं रहा है, मोटा तार लगा के बैठे, तो वो नहीं। मैं मान के बैठा हूँ कि फ्लेक्सिबल तार, एकदम पतला तार है, चिन्ना तार है, तो धक्का की वजह से सब लोग फैलेंगे, और फैलते 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 क्या सर्कल में बदल जाएंगे। यस, यानी कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा लूप है ना आपका, बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह, सर्कुलर बन जाएगा। मुझे बता दीजिए, सर्कल बनने के बाद वो जो फैलाव था, वो जो दूर जाने का जो टेंडेंसी था, वो बंद होगा कि अभी भी रहेगा? हाँ हाँ हाँ, अभी भी रहेगा ना। अरे भैया, करंट तो अभी चल रही है ना, तो आमने सामने के टुकड़ों में अभी भी रिपल्शन है, लेकिन जितना फैल सकते थे फैल गए। ये थोड़ी कि तार वार तोड़ के बोले हट जाओ तुम्हारी ऐसे तैसे, ऐसा तो नहीं करना ना। अरे जितना फैल सकते थे फैल गए भैया, अभी तार वार तोड़ के बोले हट जाओ, ऐसा थोड़ी ना करना है, बस हो गया। मैसेज इज, फ्लेक्सिबल वायर का बना हुआ रैंडम शेप लूप करंट चलाने पे किसमें बदल जाता है, सर्कल में। ये मैसेज फोटो बनाने में लिखवाता हूँ, बोले। हाँ, इस पे कर रहा है ना। नहीं, मान लीजिए एक बार अपन ने इसमें करंट सेट कर दी कि हाँ, नहीं नहीं, फिर उसमें ये हो रहा है ना, एक बार करंट डिसाइड होगी उतनी ही चला रहे हैं। जैसे मान लो, मैं समझ गया आपके, हाँ हाँ, करंट फिक्स करेंगे ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये भी इसने अच्छा पूछा है, सुनो ना, देखो कितनी सुंदर बात पूछी है, सुनो भाई। इसने बोला कि सर ये नीचे आएगा तार तो एच भी तो चेंज हो जाएगा, और एच चेंज होगा तो बोले करंट भी तो चेंज होगी। हाँ, चेंज होगी, तो यूं मानिए, एक पर्टिकुलर हाइट पे मान लीजिए करंट बन रही थी 5 एम्पियर, तो अब करंट तो अपन ने फिक्स 5 ही डाल रहे हैं, और अब तार नीचे आ रहा है, तब फिर वो होने वाला है। इनकी बात समझ में आ गई आपको? इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया, बोले सर अपन नीचे आएंगे तो एच भी तो कम होगा ना। हाँ, सही बात है।
तो फिर करंट भी तो चेंज होगा। हाँ सही बात, नहीं वो तो तब होगा ना अगर करंट चेंज करके नीचे आना है, तो फिर आई थिंक वो तार नीचे नहीं आएगा, उसी जगह अटक जाएगा जहाँ अटकाओगे। समझे भाई? जैसे यहाँ था, जैसे तार को यहाँ अटकाया था, मान लो तार को 3 मीटर हाइट पे अटकाया था, तो इस पर्टिकुलर करंट पे अटक गया। तुम कहोगे साहब तार को 2 मीटर हाइट पे अटका दो, 2 मीटर पे अटका दो, तो क्या उसके लिए अलग करंट आ जाएगा? तो वो उस पर रहेगा। क्या बोल रहा था मैं? बहुत बढ़िया, लिखे। वो स्ट्रेचिंग तो लगा इसमें, तो लगा ना स्ट्रेचिंग। बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा अमीबा जैसा हो गया ना, चलता है ना अमीबा तुम्हारे उधर, जंतु विज्ञान। अमीबा, हाँ क्या होता है अमीबा? देखो भाई, रैंडम शेप, ऐसा लिखो, रैंडम क्लोज लूप, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो यार, रैंडम क्लोज लूप ऑफ सॉफ्ट वायर, रैंडम क्लोज लूप ऑफ सॉफ्ट वायर। शायर इसमें बैठा हुआ है, ये दुनिया की रीत है, पल भर में दूरियां बदल जाती है। सब 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 कलाकार इधर ही इकट्ठे हो गए हैं। चला नहीं, सब कलाकार इधर ही इकट्ठे हो गए हैं। बहुत बढ़िया, लिखो भाई। क्या? रैंडम क्लोज लूप ऑफ सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स इनटू सर्कल, कन्वर्ट्स इनटू सर्कल ड्यू टू, कारण भी लिख लो चाहिए तो, काहे काहे बदला है, काहे लिखो, ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्शन बिटवीन अपोजिट एलिमेंट्स, मैग्नेटिक रिपल्शन बिटवीन opposite elements। सहमत है? तो अगर ये बात समझ ली है, ये दोनों पॉइंट निकले हमारे पास, इनको सवालों में पूछा जा रहा है, किस अंदाज में पूछते हैं आओ। इनको पूछने का तरीका क्या है सुने। ये स्प्रिंग, कई किताबों में स्प्रिंग के नाम से पूछ रहे हैं, और कभी कभी सोलेनोइड के नाम से। याद है सोलेनोइड? याद है आप लोग तार लपेट के घूमते थे? हाँ तार लपेट के घूमते थे, याद है? नहीं घूमोगे? वेरी गुड, ये है सोलेनोइड। तो सेम क्वेश्चन हो, कभी स्प्रिंग के नाम से पूछा, कहीं किसी जगह पर सोलेनोइड के नाम से। आओ पहले डिस्कशन कर लेते, फिर लिख लेंगे अपन। देखो देखो, स्प्रिंग है और सोलेनोइड, दोनों फोटो बना दिए। सवाल यह है कि स्प्रिंग में या सोलेनोइड में करंट चलाने पर उनकी लेंथ वही रहेगी, कंप्रेस हो जाएगी वगैरह। और मिलकर विचार करें, स्प्रिंग में या उस पर करंट चलाने में बोलिए, क्या सभी घेरों में क्या सेम डायरेक्शन में करंट घूमेगी? और यहाँ भी सभी घेरों में सेम डायरेक्शन में करंट घूमेगी। सेम डायरेक्शन में करंट क्या अट्रैक्शन? तो बोलिए स्प्रिंग वही रहेगी या कंप्रेस हो जाएगी? कंप्रेस। क्या सोलेनोइड वही रहेगा कि थोड़ा छोटा हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या मैं कह दूं लेंथ ऑफ स्प्रिंग कम हो जाती है? कंप्रेस हो गए ना, तो क्या मैं कह दूं लेंथ ऑफ स्प्रिंग वही रहेगी या कंप्रेस हो जाएगी? मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंग कम हो जाएगी। ये मुझे लिखवाना है आपको, भी लिखवा दूंगा। एक बात। दूसरी बात, कई सवालों में लेंथ के अलावा स्प्रिंग की रेडियस की चर्चा की गई है। रेडियस, आइए स्प्रिंग के एक सर्कुलर टर्न की विचार करेंगे। स्प्रिंग का एक सर्कुलर टर्न में क्या ये सीन होगा? फैलने की टेंडेंसी। क्या कुछ स्ट्रेचिंग अवेलेबल है? स्ट्रेचिंग ठीक है, मेटल का तार है तो ऑब्वियसली फैल के बड़ा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो क्या रेडियस बढ़ने की कोशिश कर रही है? इसलिए मेरा आंसर है रेडियस बढ़ती है। फाइनल बोलता हूं, स्प्रिंग में करंट चलाने पर कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स में अट्रैक्शन, इसलिए स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इसलिए उसकी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन एक टर्न के, हर एक टर्न के अपोजिट एलिमेंट में रिपल्शन की वजह से एक स्ट्रेचिंग भी डेवलप होगी, इसलिए रेडियस बढ़ जाएगी। ये मेरा आंसर है। समझ में आया है? देखो, कि झांकी लगा लो और लिखो कि व्हेन करंट इज पास्ड, ये दो बातें लिखना। व्हेन करंट इज पास्ड, पॉइंट वन लिखो, पहला पॉइंट फर्स्ट। रीजन भी लिखो या डायरेक्ट छाप दें? रीजन भी लिखो, हाँ अच्छा, लिखो भाई रीजन लिखो।
magnetic attraction between consecutive turns. Compression takes place. Length of spring कम. So ऐसा लिख दो, compression takes place, so ऐसा लिख दो शॉर्ट में यार, length कम. Second, length कम. Second point, in each turn magnetic repulsion between opposite elements. So हाँ जी, रेडियस कम की हाई हाई लिख दीजिए, रेडियस इज हाई हाई. हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ. ये अपन अभी तक कौन से करंट चला रहे हैं, डीसी चला रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा. किसी किताब में भी सवाल है, शायद अपने मॉड्यूल में ही सवाल है कि स्प्रिंग में एसी करंट चलाएंगे तो क्या होगा. इधर आ जाए जरा, बात कर ले मेरे से. ये तो डीसी करंट चला रहे थे आप लोग, पूछ रहा है कि एसी चलाएंगे तो क्या होगा. एसी करंट जरा देखना इधर, एसी करंट तो शायद ऐसा होता है ना, पता है क्या आप लोगों को. वेरी गुड, सब आता है आपको. तो ये एसी करंट होता है. इधर आ जाओ, ये रहा स्प्रिंग, एसी करंट चला रहा हूँ, ध्यान दें. जब करंट चल रही है, ये रहा, जब करंट चल रही है तो स्प्रिंग हो रहेगी कंप्रेस. और जैसे एक मोमेंट ऐसा आ गया जब करंट जीरो हो गई है, करंट जीरो, स्प्रिंग कंप्रेस की नॉर्मल. फिर करंट चलते ही कंप्रेस, फिर करंट बंद होते ही नॉर्मल, फिर कंप्रेस नॉर्मल, कंप्रेस नॉर्मल. क्या वाइब्रेशन शब्द बदल गया है. डीसी चलाने पर कंप्रेशन, एसी चलाने पर कंप्रेशन या वाइब्रेशन. वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो शब्द होगा देखना पड़ेगा. तो लिख दो ना, चाहे तो लिख दो ना, अगला सवाल बना के लिख दो. इफ एसी इज पास्ड इन स्प्रिंग, AC is passed in spring, then लिख दो वाइब्रेशन. ऑसिलेशन बोलो या वाइब्रेशन बोलो, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन. ठीक है, आई थिंक मैंने सारी बातें कर ली आपसे. बुक्स में जो सवाल है उसमें ज्यादा सवालों में वो लेंथ के बारे में ही पूछता है, रेडियस के बारे में तो कोई कोई सवाल में पूछ रहा है. तो लेंथ के बारे में तो लेंथ तो बोल ही दोगे, और रेडियस भी पूछेगा तो भी बोल दोगे, कर लेंगे. चलिए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि एट योर जे में दोनों में आ चुका है, कभी भी आपके एग्जाम में टपकेगा. लिखे, अ रिंग ब्रैकेट में लिखे आर आई, रेडियस आर है, कैपिटल आर, और करंट कैपिटल आई. सेकंड पॉइंट सुनो. सेकंड पॉइंट के अंदर, एक मिनट, सेकंड पॉइंट के अंदर हमने बोला है कि रेडियस बढ़ जाएगी. वो क्यों बोला है कि स्प्रिंग के हर टर्न में जो आमने सामने जो अपोजिट एलिमेंट रहेंगे उनमें क्या लगेगा, मैग्नेटिक रिपल्शन लगेगा. तो उनके अंदर क्या टेंडेंसी है, फैलने की टेंडेंसी है. और फैलने की टेंडेंसी रहेगी तो ऑब्वियसली क्या बढ़ने वाला है, रेडियस बढ़ने वाला है. इसलिए हमने लिखा है कि रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा. क्या था, रिंग आर आई is placed as shown, is placed as shown, is placed as shown, full stop आगे लिखें. if uniform field P, uniform field P is switched on, is switched on, then find tension in ring. Find tension in ring. रिंग में टेंशन पूछ रहे हैं. अब सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, फाइंड टेंशन इन रिंग. ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड आंसर है टेंशन इज आरपीआई. ये इसका आंसर आएगा. क्यों आएगा, किसी का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सुने, सबसे पहले तो हम विजुलाइज करेंगे, बोले तो टेंशन आया कहां से, पहले उस पर विचार करें कि टेंशन आया कहां से. जब ये फील्ड नहीं था तो रिंग आराम से यहाँ बैठा हुआ था, करंट की रिंग है. जैसे आपने फील्ड ऑन किया, क्रॉस ने जगह, मुझे बताइए इस फील्ड की वजह से इस रिंग पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जीरो की नॉन जीरो. मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जीरो की नॉन जीरो. करंट कैरिंग क्लोज लूप, कहाँ बैठे हो, यूनिफॉर्म, काम करना है कि जीरो बोलना है.
बहुत बढ़िया, जीरो, डेफिनेटली जीरो फोर्स लग रहा है। हमने आपसे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं पूछा ना। अगर मैग्नेटिक फोर्स पूछते तो क्या जीरो बोल देते अभी आंसर? यार मैंने तो नहीं पूछा, मैंने क्या बोला? टेंशन। अब दिमाग में आता टेंशन कहाँ से आया, सुनो ना। ऐसा करते हैं, तुम्हारी रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं, पूरा रिंग भूल जाओगे, तुम्हारी रिंग का छोटा एलिमेंट पकड़ रहे हैं, और छोटा सा एलिमेंट क्या सेंटर पे एक छोटा सा एंगल डी थीटा मारता होगा, हो गया, ये हो गया एलिमेंट। क्या इसमें भी करंट चल रही है क्या? हाँ चल रही है। अब जैसे ही आप ये ऑन करोगे, ऑन करते इस एलिमेंट पे क्या एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा? डायरेक्शन देंगे मैग्नेटिक फोर्स की, पता लग रहा है? यस। तो ऑब्वियसली इस पे कहाँ फोर्स लग जाएगा? क्या यूं इस एलिमेंट पे क्या इस तरह एफ एम लग जाएगा? तो इस एलिमेंट की बात करते हैं, इस एलिमेंट पे जैसे आपने बी लगाया, तो बी लगाते क्या होगा, इस पे इधर फोर्स लग जाएगा, और फोर्स लगते से ही यहाँ और यहाँ टेंशन डेवलप हो जाएगा, वही हमें निकालना है। टेंशन कैसे डेवलप हो जाएगा, मैं इसको देसी में भी समझाऊंगा, विजुअलाइजेशन जरूरी ना, अजीब सा लगता है, बोले यार ऐसे कैसे टेंशन आ गई, मेरे पास बहुत सारे देसी आइडियाज हैं, सुने। जैसे तो देखें प्लीज, जैसे मान लीजिए जैसे रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड, वो रबड़ बैंड इमेजिन कर लो, है ना, इमेजिन कर लो बे। तो जैसे मान लो मैंने कोई रबड़ बैंड लिया, और रबड़ बैंड को मैंने यहाँ पांचों फिंगर में एकदम फंसा के एकदम सर्कल बना रखा है, मैंने अच्छे से उसको बढ़िया बना रहा, सर्कल बना रखा है अच्छे से, ठीक है। अब मान लो सर्कल तो बना हुआ है, अब मान लो मेरे को खुरापा सूझी, अगर मैं उसको अंगूठे से थोड़ा सा यूं पुश करूंगा इधर, तो बोलो इधर यूं पुश करूंगा तो क्या क्या टेंशन आ गया? दैट्स इट। फिर सुन लीजिए, रबर बैंड को बढ़िया एकदम चकाचक सर्कल बना रखा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, जानबूझ के उसको एक कोना को उधर पुश कर रहे हैं, अंगूठे से थोड़ा सा अपन यूं कर रहे हैं उसको, तो उसको यूं करेंगे तो बोलिए, जैसे जो फोर्स लगा, फोर्स लगते ही क्या टेंशन आ गया है? और यही टेंशन पता करना, कर लेते हैं, चलो। कुछ लोग तो अभी रबड़ बैंड पे अटक गए हैं, बोले कि बोले दूसरा टेंशन आ गया, बोले हम लोगों को, तो बोले सर क्या रबड़ बैंड, बोले क्या करके देखो आज। प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, हाँ, ठीक, चलो कोई बात नहीं, हमें भी चाहिए रबड़ बैंड के लिए बीवी क्यों चाहिए, बाजार में मिलता है रबड़ बैंड, तो उसके बीवी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ सुनो बे, तो अब अगर मेरे को इसको बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं, सुने, ये डी थीटा तो बच्चे कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू, ये 9, और ये भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू, दिख रहा है ये सब लोगों को, ये डी थीटा बाई टू हो गया ना आधा एंगल, तो ये भी कितना होगा, डी थीटा बाई टू, तो ये कितना होगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो ये वापस कितना होगा, डी थीटा बाई टू। इसी प्रकार से यहाँ भी कंपोनेंट करेंगे तो ये वापस ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। बोलो दिख रहा है सब लोगों को बच्चों, डी थीटा का 2 आधा आधा, ये हो गया। अब आ जाओ कंपोनेंट खेलते हैं, ये कंपोनेंट टी cos डी थीटा बाई टू, और ये कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई टू, टी का ये कंपोनेंट टी cos डी थीटा बाई टू, और ये कंपोनेंट जा रहा है टी साइन डी थीटा बाई टू, लिख दिया मैंने। आप शायद जान ही रहे होंगे, कोस कोस तो निपट जाएंगे, कोस कोस तो निपट जाएंगे। एफएम को कौन सेट कर रहा है, क्या एफएम को, क्या ये दोनों सेट कर रहे हैं, टू टी साइन डी थीटा बाई टू, बोलो बोलो, इस एफएम को कौन सेट कर रहा है, क्या लोग सेट कर रहे हैं, हो गया, पता लग रहा है क्या, एफएम को ये दोनों पता लग रहा है। अब आ जाओ सेट करते हैं, एफएम की वैल्यू आई एल भी साइन थीटा ना, आई एल, एल की वैल्यू क्या होगी, क्या आर डी थीटा, यू नो, छोटा सा आर्क, आप वो गाना जानते हैं ना, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो उस गाने से आर्क की लेंथ क्या होगी, क्या रेडियस इंटू एंगल, आर्क की लेंथ रेडियस इंटू एंगल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई एल बी, और साइन क्या 90, आई एल बी साइन थीटा, भाई लिख सकते हैं, आगे बढ़ो, टू टी, और इसको लिख दिया मैंने डी थीटा बाई टू, क्यों लिख दिया, आपने खूब पढ़ा है कि थीटा जब स्मॉल होता है तो साइन थीटा को आप, कैसा कई बार पढ़ा है आपने, बोलो, ये स्मॉल एलिमेंट तो क्या डी थीटा भी स्मॉल है ना, स्मॉल एलिमेंट तो डी थीटा भी स्मॉल है ना, तो ये क्या है, क्या ये साइन स्मॉल एंगल, और साइन स्मॉल एंगल को मैं साइन थीटा की क्या लिख सकता हूँ, एंगल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये रीजन लिखा है यहाँ पे। अब आ जाओ उड़ा दो जो उड़ा सकते हो, डी थीटा उड़ा लो, ये 2 और 2 तो निपट ही गया, टेंशन इज आर बी आई। ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर इतना मैथ्स वैस नहीं करना है तो याद कर लो, याद करना भी आसान है, दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन आरबीआई,
दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन हार गए। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आप बच्चे हैं, आगे समझेंगे। समझते हैं क्या? तुम तो बच्चे हो गए, अभी कहाँ समझते हो? हाँ, पिताजी समझते होंगे आप लोगों के, अभी तुम लोग नहीं समझोगे दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन। हाँ सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।